स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डेटा यूट्यूब चैनल पर। क्लास नंबर 7 आज होने वाली है। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया आपके ग्लोबल डेटा यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग क्लासेस देखते रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए भाई, क्योंकि अब पेपर के डेट आ गए हैं नजदीक, तो अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन अब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया है ये ट्रायंगल बना के कि एक ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है आपके सामने, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रायंगल। तो आपने दो तरह के ट्रायंगल का नाम सुना होगा, एक होता है आपका इंपीडेंस ट्रायंगल और एक होता है आपका पावर ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल का आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपका इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, और एक होता है आपका पावर ट्रायंगल। ठीक है, पावर ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल किस तरीके का होता है, तो इंपीडेंस ट्रायंगल यदि हम आपसे बताएं या मैं बनाना चाहूं तो इंपीडेंस ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंपीडेंस ट्रायंगल, जिसमें ये वाला पार्ट जो होता है ये आपके रेजिस्टेंस को दिखाता है, ये आपके रेजिस्टेंस को दिखाता है, ये आपके रिएक्टेंस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिएक्टेंस को, और ये जो होता है ये आपके इंपीडेंस को प्रदर्शित करता है, ये आपके इंपीडेंस को प्रदर्शित करता है, इंपीडेंस। ठीक है, अच्छा अब पावर ट्रायंगल किस तरीके का होता है, तो पावर ट्रायंगल देख लीजिए यहाँ पे। पावर ट्रायंगल भी सेम इसी पैटर्न में होता है। यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में कौन सा पावर लॉस होता है भाई, तो यहाँ पे आपका एक्टिव पावर होता है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, और इधर क्या हो जाता है यार, इधर हो जाता है आपका ऑपरेंट पावर, ऑपरेंट पावर। ठीक है, ऑपरेंट पावर। एक्टिव पावर का यूनिट क्या बनता है, तो इसका यूनिट आप कहेंगे सर इसका यूनिट बन जाता है आपका किलोवाट। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या बनता है, तो इसका यूनिट बन जाता है सर kVAR, kVAR। ठीक है, और जो आपका ऑपरेंट पावर है इसका यूनिट क्या बनता है, तो इसका बनता है किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर इसका यूनिट बनता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पावर ट्रायंगल और ये होता है आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके सामने, देखो इधर दे दिया हुआ है आपसे रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस इधर दिया हुआ है, हमने लिख लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस। ये क्या दिया हुआ भाई, ये आपका रिएक्टेंस, ये आपका रिएक्टेंस है। कौन सा रिएक्टेंस है, एक्सेल दिया हुआ है, यानी कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यदि यहाँ पे एक्स दिया रहता है, तो एक्स दिया रहता है तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। और ये जेड क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये जो है आपका इंपीडेंस को प्रदर्शित कर रहा है, इंपीडेंस को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं ये यही वाला फिगर है, बस इस वाले फिगर को क्या क्या इसने ऐसे पलट के लिख दिया है। इसको ऐसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आपका रिएक्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आपका ऊपर रहेगा और इंपीडेंस ऐसे तिरछा चला जाएगा। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंपीडेंस ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं कि ये आपका, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करना है आपसे, आपको कौन सा मान ज्ञात करना है, सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करना है। तो जो अमीटर है, मीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं भाई, एमीटर के द्वारा हम लोग धारा का मेजर करते हैं, करंट का मेजर करते हैं। ठीक है, करंट का मेजर करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं यार, तो इसके द्वारा आप कहेंगे कि सर इसके द्वारा हम वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, जो वाट मीटर है इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है, तो इसके द्वारा आप कहेंगे सर कि इसके द्वारा पावर को मेजर किया जाता है, हम लोग पावर का मेजर करते हैं, एक्टिव पावर का। ठीक है, तो ओम मीटर क्या करेगा, ओम मीटर आपके रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। ओम मीटर क्या करेगा भाई, रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सर्किट का इंपीडेंस आपसे पूछा है कि इसका इंपीडेंस कितना होगा, इस सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, इंपीडेंस का फॉर्मूला आपने लिखा होगा, Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू होता है आपका रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, या Z इक्वल टू ऐसे, Z इक्वल टू इस तरीके से, तो आपने बहुत बार देखा होगा R प्लस JXL, R प्लस JXL, ये तो आपने देखा ही होगा।
ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका मोड लेते हैं या कहिए कि जब इसका हम लोग मान निकालते हैं, इसकी वैल्यू जब ज्ञात करना होता है तो हम इसके क्या करते हैं भाई, रूट में लिख देते हैं, रूट में लिख के स्क्वायर करते हैं, तब फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड जेड की वैल्यू निकाल लो। मोड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मोड जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। मोड जेड नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, केवल जेड लिखो, केवल जेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू कितना दे रखा है यार, 30 दे रखा है, 30 का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एक्सी का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्सी का वैल्यू 40 दे रखा है, हमने 40 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक, अब जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 900 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट में 2500, रूट में आपका 2500, रूट में 2500 का मान कितना होता है, रूट में 2500 का मान आपका हो जाता है 50, कितना हो जाएगा 50, 50 ओम, 50 ओम। ठीक है, 50 ओम। देखो इधर ये वॉट में लिखा हुआ है ना, इधर पूछा है आपसे इंपीडेंस और इधर सारे मात्रक वॉट में लिखा हुआ है, ये सभी मात्रक इसने गलत लिखा हुआ है, इस मात्रक को हटा दीजिए। ठीक है, ये सभी मात्रक क्या होने चाहिए, ओम में होने चाहिए, वॉट में नहीं होगा। ये सभी मात्रक किस में होने चाहिए, ओम में होने चाहिए, है ना। ओम 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 ओम, तो 50 ओम एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि वर्ण रिले कॉन्टेक्ट्स का कारण क्या है, वर्ण रिले कॉन्टेक्ट्स का कारण क्या है। इसमें से जो आपका वर्ण रिले का कॉन्टेक्ट्स क्या बोला यार, व्हाट इज द कॉज ऑफ वर्ण रिले कॉन्टेक्ट्स। अच्छा, रिले के जो कॉन्टेक्ट्स है उनके जलने के कारण क्या है, ये हिंदी कुछ अलग तरीके से लिख दिया है ना, इंग्लिश वाला इसीलिए कहते हैं, मैं कहता हूं आपसे बार बार कि थोड़ा इंग्लिश वाले टर्मिनल को, सॉरी इंग्लिश वाले पार्ट को भी आप लोग देखा करिए। इससे फायदा ये होता है कि जो असली अर्थ है वो चीज निकल जाता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेट करके लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये वर्ण रिले कॉन्टेक्ट लिख दिया है, भाई रिले के कॉन्टेक्ट को वर्ण करना है ना। क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ वर्ण रिले कॉन्टेक्ट्स, रिले के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो क्यों जल जाते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं वो क्यों जल जाते हैं। क्यों जलेंगे, जब वहां पे एक्सेसिव करंट हो जाएगा, जब वहां पे धारा का मान अधिक हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर आर लॉसेस होने लगेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस होने लगेगा, तो ही ये उसके जलने के कारण बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लो कॉन्टैक्ट रिले, लो कॉन्टैक्ट करंट गलत है, एक्सेसिव करंट, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ये गलत है, यहाँ पे एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओम मीटर का उपयोग करके कम वोल्टेज लैंप के ठंड प्रतिरोध को किस स्थिति में मापा जाता है। एट विच कंडीशन द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज लैंप, लो वोल्टेज लैंप का कोल्ड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग ओम मीटर। ठीक है, अच्छा बोला है कि जो आपका लैंप होता है, लो वोल्टेज लैंप होता है, लो वोल्टेज लैंप, द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ लो वोल्टेज लैंप इज मेजर्ड यूजिंग ओम मीटर। हाँ, तो बोला है कि लो वोल्टेज का जो लैंप होता है इसके कोल्ड रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, ओम मीटर का प्रयोग करके, या कब मेजर किया जाता है, किस कंडीशन पे, विच कंडीशन लिखा है ना, किस कंडीशन पे मेजर किया जाता है लो वोल्टेज वाले लैंप का रेजिस्टेंस, कोल्ड रेजिस्टेंस ओम मीटर की सहायता से। लो वोल्टेज वाले लैंप का रेजिस्टेंस, कोल्ड रेजिस्टेंस ओम मीटर की सहायता से कब मेजर किया जाता है या किस कंडीशन में मेजर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि लैंप इज ऑन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि आपको मेजर करना होगा तो भाई कोल्ड रेजिस्टेंस कहने का क्या ही मतलब है, कोल्ड रेजिस्टेंस बोला है ना, तो ये बात तो पहले ही गलत हो गई। लैंप ऑन एट 320 डिग्री सेल्सियस, ये भी बात गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस केवल क्वेश्चन में आपको इतना देख लेना है कि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस कहाँ पे रहता है। तो रूम टेम्परेचर आप सभी को पता होगा कि रूम टेम्परेचर का मान कितना रहता है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग रूम टेम्परेचर कितना कंसिडर करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। तो लैंप कमरे के तापमान पर बंद है, उसी समय हम लोग मीटर की सहायता से लो वोल्टेज वाले लैंप का
रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी एकदम ठीक आंसर है। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि का परिणाम क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस का क्या कारण बनता है? हिस्टैरिसीस लॉस का कारण क्या बनता है? बैक ईएमएफ इंक्रीज, बैक ईएमएफ के बढ़ाने से हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ता है? नहीं, हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है ये तो कहीं ना कहीं आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के पदार्थ ले रहे हैं, उस हिसाब से हिस्टैरिसीस लॉस आपका होता है ना। एडी करंट लॉस डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, ऊर्जा की हानि होती है। अरे ऊर्जा की हानि तो होती है, ये तो ऑप्शन कुछ उस हिसाब से दिया ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। ऊर्जा की हानि यही लिख लीजिए कि भाई हिस्टैरिसीस लॉस से क्या होगा? ऊर्जा की हानि होगी। हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है ये चीज यहाँ पे नहीं बोला। देखिए जो आपका एडी करंट लॉस है, एडी करंट लॉस ये एडी करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एडी करंट की वजह से मतलब कि जब दो फ्लक्स जनरेट होते हैं किसी भी उपकरण के अंदर, दो फ्लक्स जनरेट होंगे तो उस दोनों फ्लक्स की वजह से एक करंट फ्लो होने लगती है जिसे हम लोग कहते हैं एडी करंट, और उसी एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है उसे कहते हैं हम लोग एडी करंट लॉस। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लॉस कब होता है? हिस्टैरिसीस लॉस आपका कुल मिला के एक तरह से कह सकते हैं कि आप अवशिष्ट चुंबकन का एक दोष होता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, वही चीज कहलाता है आपका क्या? हिस्टैरिसीस लॉस। जैसे कि किसी एक मटेरियल को आप एक बार मैग्नेटाइज कर देते हो तो उसे डीमैग्नेटाइज करते समय उसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होता है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, अब वो कितना मैग्नेटाइज है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, कितना वो मैग्नेटाइज रह जाएगा, कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रह जाता है डीमैग्नेटाइज करने के बाद भी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को हटा लेने के बाद भी, तो वही चीज कहलाता है उसका हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, वही चीज क्या कहलाता है? उसका हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। तो यहाँ पे डी एकदम ठीक आंसर बनेगा। खुले माध्यमिक घुमावदार के साथ ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में लागू वोल्टेज और करंट के बीच चरण संबंध क्या है? चरण संबंध आपसे पूछा है, किसने पूछा है भाई? ट्रांसफार्मर में पूछा है आपसे, है ना। व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट? अप्लाई वोल्टेज और करंट, अरे यार ये किसकी बात कर दिया है? अप्लाई वोल्टेज और करंट की बात किया है। तो ये बताइएगा कि जो आपका अप्लाई वोल्टेज और करंट है ये कितना फेज डिस्प्लेसमेंट में होगा। ठीक है, द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विद ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन द अप्लाई वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा मतलब कि एक यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, एक आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी साइड हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ये हो गया आपका प्राइमरी साइड और ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड, ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्लक्स। तो बोला है क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यदि ये सेकेंडरी साइड क्या है? ओपन है, सेकेंडरी साइड इसका है ओपन, तब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, उस समय आपको वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस बताना है। तो वोल्टेज लैग्स करंट बाय 45 डिग्री, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 45 डिग्री। तो इतना मुझे एक बात बताइएगा पहले कि जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? इंडक्टर में करंट लैग करती है या लीड करती है? भाई आपकी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है वो क्या है? एक क्वाइल ही तो है। क्वाइल आपका किससे बनता है? इंडक्टर से बनता है। ठीक है, तो जो आपकी ये क्वाइल है, ये क्वाइल क्या है भाई? ये इंडक्टिव नेचर की होती हैं। ये सभी क्वाइल आपकी इंडक्टिव नेचर की होती हैं, इंडक्टिव प्रकृति की होती है। और जहां पे भी बात इंडक्शन की आ जाती है तो वहां पे जो हमारी करंट होती है, करंट वो लैग करने लगती है, करंट पश्चगामी होती है, करंट पश्चगामी या फिर लैग हो जाती है। किससे? वोल्टेज से पश्चगामी होती है। ठीक है, और जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई? वोल्टेज अग्रगामी हो जाता है। जो हमारा वोल्टेज है ये अग्रगामी हो जाता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, वोल्टेज अग्रगामी होता है। तो जहां पे ये
वोल्टेज लैग की बात क्या है, वो तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। वोल्टेज लीड्स ये ठीक है, करंट लीड्स ये बात एकदम गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से लैग तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे प्योर इंडक्टर नहीं लगे रहते हैं, यहाँ पे प्योर इंडक्टर नहीं लगे हैं, तो यहाँ पे 45 डिग्री वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। वोल्टेज लीड्स करंट बाई 45 डिग्री, वोल्टेज जो है करंट से 45 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी करंट है, करंट लैग करती है इंडक्टर के केस में या वाइंडिंग के केस में। जो भी आपकी वाइंडिंग लगी रहती है उसमें कोई भी करंट फ्लो करेगी तो करंट लैग करती है जरूर वोल्टेज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस का मूल्य क्या है। देखो मतलब क्या ही बताएं, ये मान लिखा होता है तो कितना अच्छा रहता है ना, हिंदी ट्रांसलेशन यार क्या बताया जाए। देखो भाई, इससे पहले वाली क्लास में ही हमने आपको बताया था कलर कोडिंग, थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था, है ना, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या बताया था यार, इधर बी बी रॉय, बी बी रॉय, चलो इतने से ही काम बन जाएगा। इसका कितना होता है, 0 1 2 3 4, इतने से ही काम बन जाएगा, है ना। ये क्या है, ये है आपका ब्लैक, ये है आपका ब्राउन, ये है आपका रेड, ये ऑरेंज है, और ये क्या है यार, ये है आपका येलो, ये है आपका येलो। पहला दे दिया है ये ऑरेंज ना, ऑरेंज दिया है तो देखो ऑरेंज का मैं यहाँ पे सीधे सीधे मान लिख देता हूँ, ऑरेंज का मान 3 हो गया, ठीक है। फिर से ऑरेंज, तो फिर से हमने 3 लिख दिया। इसके बाद फिर बोला है रेड, तो रेड का ये जो तीसरी वैल्यू होती है, देखो जो शुरू के 2 कलर होते हैं ना, ये शुरू के 2 कलर क्या दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस के मान को दिखाते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू को दर्शाते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू को दर्शाते हैं, ठीक है। और जो तीसरी वैल्यू होती है ये किसको दर्शाता है भाई, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू को दर्शाता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू को दर्शाता है तीसरी वैल्यू। और जो चौथी वैल्यू, जो चौथा कलर कोड होता है ये किसको दर्शाता है, ये टॉलरेंस को दर्शाता है, टॉलरेंस, ये टॉलरेंस, टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है, सहनशीलता को प्रदर्शित करता है, सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे 33 गुणे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में कैसे लिखा जाता है, जितना ये वैल्यू रहती है ना, यही सीधे सीधे 10 की पावर में लिख दिया जाता है, तो 10 की पावर हमने लिख दिया, ठीक है। 33 गुणे 10 की पावर 2। इसके बाद सिल्वर लिखा है यहाँ पे, तो सिल्वर का हमने लिख दिया क्या, सिल्वर का प्लस माइनस कितना हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा प्लस माइनस 10%, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया, 33 गुणे 100, 33 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3300 प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10% तो दिया ही नहीं है ना। देखो फिर से यहाँ पे इसने क्या लिख दिया है, फिर से यहाँ पे इसने वॉट 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 हर जगह लिख दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये क्या होना चाहिए यार, ये ओम होना चाहिए ना, ये सभी के सभी ओम होने चाहिए। ये मात्रा किसको नहीं याद है क्या यार, बताइए, आपकी निम्मी ऐसे गलती करेगी। देखो भाई कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर भी निम्मी के पीडीएफ में गलत दिए हुए हैं, तो उस चीज को आप लोग सुधार लीजिएगा। आंसर आपके निम्मी के गलत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 3300 वाला आंसर करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यदि टॉलरेंस के हिसाब से नहीं दिया है वैल्यू तो क्या करेंगे, टॉलरेंस के हिसाब से नहीं दिया तो हमारा 3300 तो आया ही है ना, 3300 आया है, 3300 ओम होगा, ये ओम होना चाहिए, सभी के सभी आंसर किस में होने चाहिए, ओम में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3300, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि रजिस्टर R2, अरे यार व्हाट इज द वोल्टेज V2, वोल्टेज ड्रॉप V2 अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, R2 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा। वोल्टेज ड्रॉप आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपसे क्वेश्चन पे क्या पूछा है भाई, वोल्टेज ड्रॉप पूछा है। वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इसने 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। 120 वोल्ट इधर दिया हुआ है, एक मिनट, 120 वोल्ट वो दे दिया, और इस साइड कितना दिया हुआ है वोल्टेज यार, इस साइड दिया हुआ है आपका
20 वोल्ट, इस साइड आपका 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वैल्यू तो दिया नहीं यार, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसकी भी नहीं दिया हुआ है, इसकी भी। अच्छा वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाइए, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज मैं मान लेता हूँ V1, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर R1 R2, ठीक है, V इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा तो दिया हमने, लेकिन अब हमें ये वैल्यू पता, ऐसा है कि इसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू दिए नहीं हुए हैं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, या तो इसको, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है भाई, कुछ डाटा मिसिंग है, डाटा मिसिंग, ठीक है, इनसफिशिएंट डाटा। एक ऑप्शन आता है ना इनसफिशिएंट डाटा, वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी आपके उसके हिसाब से जो पीडीएफ है आपकी, पीडीएफ के हिसाब से तो उसने शायद 60 वोल्ट दिया हुआ था, 60 वोल्ट शायद उसने दिया हुआ था, जो कि अब किस 60 वोल्ट आएगा कहां से, इनसफिशिएंट डाटा भाई, डाटा कम है इसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन लेने से पहले हमने देखा नहीं था इसको, ठीक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिमिंग कैपेसिटर। ट्रिमिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है, ट्रिमिंग कैपेसिटर का काम ये होता है कि ये क्या करेगा, ट्रिम करेगा किसको, अनडिजायर्ड वैल्यू को या अनसेटिस्फाइंग वैल्यू को, ठीक है। और ट्रिम करके क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को या किसी भी सिग्नल को ये क्या करेगा, फाइन करेगा, एकदम अच्छा बनाएगा, ठीक है। कपलिंग, कपलिंग के लिए हमारा कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर यूज होता है। डीकपलिंग, फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, अच्छी ट्यूनिंग के लिए हम लोग ट्रिमिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सिग्नल्स को एकदम स्मूथ बनाए, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन न रहने दे, ठीक है। चलो, समानांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। समांतर में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपके, इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं कि दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए, दो रेजिस्टेंस यदि समांतर में जुड़े रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है R1 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। R इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो R1 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, R1 दे रखा है आपका 10, R2 दे रखा है आपका 20। कोई भी R1 हो सकता है, कोई भी R2 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 10 गुणे 20 बटा में आपका 10 प्लस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 डिवाइड बाई 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, यह 6.66 ओम हो जाएगा। 6.66 ओम देखो कहां पे है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में जुड़े दो प्रेरक का आपको मान बताना है। देखो यहां पे थोड़ा सा कुछ डिटेल्स लिख लीजिए। यदि 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 प्रेरक सीरीज में कनेक्ट हो, तो सीरीज में यदि कनेक्ट रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, उस समय आपका L इक्विवेलेंट बन जाता है आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यदि समांतर में जुड़े हों तो, यदि समांतर में जुड़े हों तो वहां पे फॉर्मूला बनता है आपका 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 प्लस 1 अपॉन L4 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Ln, 1 अपॉन Ln, और ये हो जाता है आपका Ln, ठीक है। तो ये बनता है आपका सीरीज का फॉर्मूला और ये बनता है समांतर का फॉर्मूला। सेम इसी तरीके से आपका रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बनता है। रेजिस्टेंस यदि कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े तो उसका भी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। और यदि समांतर में जुड़े रहते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn बन जाता है समांतर क्रम के लिए। और यदि बात कैपेसिटर की करता है तो वहां पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है। समांतर कैपेसिटर में जो आपका R इक्विवेलेंट होता है, सॉरी जो C इक्विवेलेंट होता है सीरीज के लिए 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बनता है। किसके लिए, सीरीज के लिए बनता है। और पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बन जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन में आपसे प्रेरक की बात क्या है, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में ना जुड़ के श्रेणी में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है L इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्या लिखा है भाई फॉर्मूला, L इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है L1 प्लस L2। ठीक है, L1 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10, L2 की वैल्यू दे रखा है आपका 15, 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25, 25 हेनरी, 25 हेनरी। ठीक है, 25 हेनरी, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोला है आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पावर डिसिपिएटेड इफ 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द 10 किलो ओम रजिस्टर। 10 मिली एम्पियर की करंट है और 10 ओम के रजिस्टर से होके प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कितनी की करंट है, करंट है आपकी 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 10 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, ये हो गई आपकी करंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है दोस्त, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है आपका 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, किलो ओम दे रखा है। इसका मतलब है कि 10 गुणे 10 की पावर 3, 10 गुणे 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, अच्छा पावर डिसिपिएशन कितना होता है, तो जो आपका पावर डिसिपिएशन है, पावर डिसिपिएशन या पावर डिसिपिएटेड लिख लो, पावर डिसिपिएट कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना आई की वैल्यू कितना है 10 गुणे 10 की पावर -3, 10 गुणे 10 की पावर -3, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 100 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, और आर कितना है भाई, आर आपका 10 गुणे 10 की पावर -3 है, 10 गुणे 10 की पावर, अरे -3 नहीं सॉरी +3 है। ठीक है, तो ये 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 1000, और 10 की पावर -6 में ये +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 मिली वॉट, 1000 मिली वॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पावर डिसिपिएशन 1000 मिली वॉट, ए ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि एकदम ठीक आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके किरचॉफ के नियम से पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला किरचॉफ का नियम सबको पता होगा, किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था आपका कि किसी भी नोड पे जैसे ये एक नोड हो गया तो इस नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आपका हो जाता है आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट इक्वल टू हो जाता है आपका आउटगोइंग करंट। यदि मैं यहाँ से I1 कर दूं, I2 कर दूं, I3, I4, I5 और I6, तो यहां से क्या हो जाता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू हो जाता है आपका आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। अरे किसी नोड पर किसी नोड या संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के मान के बराबर होती है। यही था आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। और ये फर्स्ट लॉ किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन सिद्धांत पर आधारित होता है। चार्ज कंजर्वेशन या आवेश संरक्षण सिद्धांत पर पहला नियम आपका आधारित है। अब देखो ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार आपको बताना है कि इस I3 में कितना करंट जाएगा। अभी आपने देखा यहाँ पे कि इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। तो देखो इस नोड पे कितनी करंट आ रही है, तो 2 एम्पियर की करंट इधर से आई, 3 एम्पियर की करंट इधर से आई। ये दोनों की डायरेक्शन नोड की तरफ है ना, और ये बाहर जाने वाली करंट है, तो मतलब आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो यहाँ पे I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, I3 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I1। ठीक है, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 + 3 इक्वल टू 5 एम्पियर, 2 + 3 इक्वल टू 5 एम्पियर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो जिसको भी यदि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ याद था तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाता, बहुत ही आसान था, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और प्यारा सा कोई कमेंट भी करते रहिए यदि आपको कोई सुझाव हो तो। ठीक है, धन्यवाद।